तो देखिए लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा है कि जीन्स के बारे में और एलील्स के बारे में, और हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हाट आर द डोमिनेंट एलील्स एंड व्हाट आर द रिसेसिव एलील्स। तो लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाई सम जीन्स आर डोमिनेंट एंड व्हाई सम जीन्स आर रिसेसिव, कि कुछ जीन नेचर में डोमिनेंट होते हैं और कुछ जीन नेचर में कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं। तो इस बात का रीजन क्या है, व्हाई सम जीन्स आर डोमिनेंट एंड व्हाई सम आर रिसेसिव, कि क्यों कुछ जीन डोमिनेंट होते हैं और कुछ जीन रिसेसिव होते हैं। इस बात का रीजन बताएंगे आपको इस लेक्चर के अंदर कि कुछ जीन डोमिनेंट हैं तो वो क्यों हैं और कुछ जीन रिसेसिव हैं तो वो क्यों हैं। तो देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर आपको मैंने बताया था द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन, कि हमारी बॉडी सेल्स के अंदर किसी भी जीन के एक्सप्रेशन का तरीका क्या है, कि भी कोई भी जीन अपने एक्सप्रेशन को शो करने के लिए किस वे को यूज करता है, उसके एक्सप्रेशन का रास्ता क्या, उसके एक्सप्रेशन का वे क्या है, वो अपने आप को सेल के अंदर खुद एक्सप्रेस वो कैसे होता है, वो अपने आप का वो अपना खुद का एक्सप्रेशन शो वो कैसे करता है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि डीएनए होता है, डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए के पास जीन होता है, और जब जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या बनता है, जीन ट्रांसक्राइब्ड होकर क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए फिर कहां जाके जुड़ता है, एमआरएनए फिर जाके असेंबल होता है किसके साथ है, राइबोसोम के साथ। यहां पे लिख देंगे हम असेंबल्ड, कि एमआरएनए कहां जाके असेंबल्ड हो गया, राइबोसोम के साथ, और राइबोसोम इस एमआरएनए के अकॉर्डिंग क्या बनाता है, सेल को प्रोटीन बना के देता है, और फिर बाद में सेल इन प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर लेती है किसके अंदर, एंजाइम्स के अंदर, और फिर ये एंजाइम क्या करते हैं, दीज एंजाइम्स इंड्यूसेस बायोकेमिकल चेंजेस भी, और फिर ये एंजाइम क्या करते हैं, सेल के अंदर अलग अलग तरह के बायोकेमिकल चेंज क्या करते हैं, इंड्यूस कर देते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस इंड्यूसेस। और सेल के अंदर जैसे ही कोई बायोकेमिकल चेंज इंड्यूस होता है, इस जीन का एक्सप्रेशन सेल के अंदर हो जाता है। लेकिन हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाई सम जीन्स आर डोमिनेंट एंड व्हाई सम जीन्स आर रिसेसिव, कि कुछ जीन डोमिनेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं और कुछ जीन एक रिसेसिव जीन की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो देखिए उसी बात का रीजन हम पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था कि स्पर्म सेल और एग सेल दोनों की दोनों गैमेट्स नेचर में हैप्लॉइड होते हैं। स्पर्म जो स्पर्म सेल है वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पास करता है, और जो एग सेल होती है वो भी क्या है, वो भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या करती है, पास करती है। और आपको मैंने बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म और एग दोनों के क्रोमोसोम क्या होते हैं आपस में, दे गेट मिक्स्ड टुगेदर, और फिर मिक्सिंग होने के बाद क्या होती है, उनकी पेयरिंग होती है। और पेयरिंग का रूल क्या बताया था कि स्पर्म के 23 का पहला क्रोमोसोम और एग के 23 का पहला क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, दे गेट पेयर अप, मतलब कि पहले की पेयरिंग हो जाएगी पहले के साथ, दूसरे की पेयरिंग दूसरे के साथ, तीसरे क्रोमोसोम की पेयरिंग तीसरे के साथ, और पहले क्रोमोसोम से लेके 23वें क्रोमोसोम तक ऐसे ही लगातार पेयरिंग होती चली जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पे हम आपको बताएंगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ जीन डोमिनेंट और कुछ जीन रिसेसिव नेचर के क्यों होते हैं। देखो, तो हम मान लेते हैं ये क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर है, हमने मान लिया कि ये क्या है, क्रोमोसोम का, ये क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर है। तो देखिए हम यहाँ पे ना जनरली पी प्लांट को ले लेते हैं, बिल्कुल आसान सा एग्जांपल है बिल्कुल, और इससे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि कुछ जीन डोमिनेंट और कुछ जीन रिसेसिव क्यों होते हैं।
आप सभी को पता है कि मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और मेंडल को पी प्लांट दो तरह के मिले थे, कुछ टोल थे और कुछ क्या थे, ड्वार्फ थे। और मतलब कि और इस टोलनेस को और ड्वार्फनेस को कंट्रोल करने के लिए एक जीन था जिसका नाम क्या था, वो जीन था टी। और हमें पता है कि जिस पी प्लांट के अंदर दोनों जीन डोमिनेंट हो वो प्लांट टोल होता है, जिसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव वो प्लांट भी टोल होता है, जिसमें दोनों ही रिसेसिव होते हैं वो प्लांट क्या होता है, वो प्लांट ड्वार्फ होता है, वो प्लांट क्या होता है, ड्वार्फ। तो इसमें देखिए आप कि पी प्लांट के एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, हम पढ़ेंगे कि व्हाई सम जीन्स आर डोमिनेंट एंड व्हाई सम आर रिसेसिव। तो देखिए सपोज कीजिए कि मान लिया हमने कि ये पी प्लांट के का ये पी प्लांट के क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर है। हमने मान लिया, सपोज कीजिए हमने मान लिया कि ये जो क्रोमोसोम यहां पे दिखा रखा है ये पी प्लांट के क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर है। भी ये क्या है, पी प्लांट के क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर है। और पी प्लांट के अंदर हाइट को कंट्रोल करने वाला जो जीन है जिसको हमने क्या नाम दिया है, टी। तो और पी प्लांट के अंदर हाइट को कंट्रोल करने वाला जो टी नाम का जीन है, ये टी नाम का जीन भी पी प्लांट के अंदर इस फर्स्ट पेयर के ऊपर ही प्रेजेंट है। किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये जीन जो टी नाम का जीन है ये पी प्लांट के अंदर पी प्लांट के क्रोमोसोम के फर्स्ट पेयर के ऊपर प्रेजेंट है। तो देखिए इस फर्स्ट पेयर के अंदर जो एक आर्म है, ये एक आर्म कहां से आई है, ये एक आर्म आई है मेल गैमेट से, मतलब कि पोलन ग्रेन से आई है। और जबकि ये जो दूसरी आर्म है इस फर्स्ट पेयर की, ये आई है एग सेल से, मतलब कि ये फीमेल गैमेट से आई हुई आर्म है और ये जो है ये वाली जो आर्म है ये मेल गैमेट से आई हुई आर्म है, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए कि पोलन ग्रेन ने टी जीन की डोमिनेंट फॉर्म पास कर दी। क्या बताया मैंने आपको, सपोज कीजिए कि पोलन ग्रेन ने टी जीन की कौन सी फॉर्म पास कर दी, डोमिनेंट फॉर्म पास कर दी। और सपोज कीजिए एग सेल ने टी जीन की कौन सी फॉर्म पास कर दी, रिसेसिव फॉर्म पास कर दी, ठीक है ना। हम पी प्लांट के एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि व्हाई सम जीन्स आर डोमिनेंट एंड सम आर रिसेसिव। हमने सपोज किया कि पी प्लांट की हाइट के थ्रू इस बात को समझ रहे हैं कि सपोज कीजिए कि हमने पी प्लांट के क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर ले रखा है और पी प्लांट के अंदर हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन कौन सा है, टी। और हमने मान लिया क्रोमोसोम के इस फर्स्ट पेयर के अंदर इस दो आर्म है, एक मेल पेरेंट से आई है और एक फीमेल पेरेंट से आई है। मान लिया कि इस वाली आर्म को पोलन ग्रेन ने पास किया है और इस वाली आर्म को एग सेल ने पास किया है। और हमने मान लिया कि हाइट को कंट्रोल करने वाला जो टी नाम का जीन है वो भी पी प्लांट के क्रोमोसोम के फर्स्ट पेयर के ऊपर क्या है, प्रेजेंट है। हमने क्या माना, हमने सपोज किया कि पोलन ग्रेन ने इस टी जीन की डोमिनेंट फॉर्म पास कर दी और इस एग सेल ने इस टी जीन की रिसेसिव फॉर्म पास कर दी। तो जो प्लांट ग्रो करेगा उस प्लांट के पास टी जीन की दो फॉर्म आ गई, इसको मेल पेरेंट की तरफ से क्या मिल गया, कैपिटल टी, और फीमेल पेरेंट की तरफ से क्या मिल गया, इसको स्मॉल टी। मतलब कि ये जो प्लांट है, जो नया प्लांट ग्रो करेगा, इस न्यू प्लांट ये न्यू प्लांट टी जीन के लिए क्या हो गया, ये न्यू प्लांट टी जीन के लिए हो गया हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ये न्यू प्लांट टी जीन के लिए क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट। और आप सभी को पता है कि जब तक डोमिनेंट एलील के साथ रिसेसिव एलील आता है तो उस कंडीशन में एक्सप्रेशन किसका आता है, उस कंडीशन में एक्सप्रेशन सिर्फ जो है कैपिटल टी का आता है, मतलब डोमिनेंट का।
इस कंडीशन में रिसेसिव एलील अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता। तो यही बात हमें पता करनी है कि यहां पे दोनों एलील हैं, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, यहां पे फिर अकेला एक्सप्रेशन कैपिटल टी का ही क्यों आया? सिंपल सी बात है। तो हम क्या देखेंगे, हम ये नोट करेंगे कि जो न्यू प्लांट ग्रो हुआ है उस न्यू प्लांट के अंदर हाइट वाला जो फीचर है वो मेल पेरेंट का आया है, न कि फीमेल पेरेंट का, क्योंकि मेल पेरेंट ने टी जीन की डोमिनेंट फॉर्म दी है इस पौधे को और फीमेल पेरेंट ने इस पौधे को टी जीन की रिसेसिव फॉर्म दी है। इसलिए हाइट जो होगी वो मेल पेरेंट के ऊपर जाएगी, न कि फीमेल पेरेंट के ऊपर। अब बात यही हमें पता करनी है कि जब दोनों के दोनों प्रेजेंट है, तो यहां पे जब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट है, तो यहां पे अकेला एक्सप्रेशन कैपिटल टी का ही क्यों आया? यहां पे स्मॉल टी अपना एक्सप्रेशन शो क्यों नहीं कर पाया? ठीक है ना। तो इस बात को थोड़े टाइम के लिए यहीं पे छोड़ देंगे हम। अब हम दोबारा इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, डीएनए के ऊपर। जीन का हो गया ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया? एमआरएनए जाके हो गया असेंबल, एमआरएनए जाके क्या हो गया? असेंबल्ड। किसके साथ? राइबोसोम के साथ। और राइबोसोम के साथ एमआरएनए असेंबल होते ही राइबोसोम क्या बना देगा? इस एमआरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन क्या बना देगा? प्रोटीन्स को सेल कन्वर्ट कर लेंगे एंजाइम में, एंजाइम सेल के अंदर कोई ना कोई बायोकेमिकल चेंज क्या कर देंगे? इंड्यूस कर देंगे और इस जीन का एक्सप्रेशन सेल के अंदर हो जाएगा। अब इसमें देखिए आप, राइबोसोम ने बनाया प्रोटीन। तो जब कोई प्रोटीन सेल के अंदर बिल्कुल नया नया बनता है, जैसे कि देखिए, जैसे कि ये प्रोटीन सेल के अंदर बिल्कुल नया नया बना है, हमने बताया कि इन प्रोटीन्स को बाद में सेल क्या करती है? कन्वर्ट कर लेती किसके अंदर? एंजाइम के अंदर। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि राइबोसोम ने इस प्रोटीन को बिल्कुल अभी अभी बनाया है। तो ये न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन नेचर में नॉन फंक्शनल होता है। क्या बताया मैंने आपको? राइबोसोम जब किसी प्रोटीन को बिल्कुल नया नया बनाते हैं तो सेल के अंदर न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन नेचर में कैसे होते हैं? दे आर नॉन फंक्शनल। वो जब कोई प्रोटीन सेल के अंदर नया नया बनता है तो वो प्रोटीन उस सेल के अंदर उसी टाइम पे क्विकली फंक्शन करना शुरू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एरर्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, ठीक है ना। और उसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसी कमियां होती हैं कि पहले उन एरर्स को, उन कमियों को पहले सेल दूर करेगी। पहले सेल इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करेगी और बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करने के बाद ही ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा? एंजाइम के अंदर कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? एंजाइम के अंदर। प्रोटीन के अंदर मॉडिफिकेशन करके उसको एंजाइम के अंदर बदलना। क्या बताया मैंने आपको? प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करके उनको किसमें बदलना? एंजाइम के अंदर बदलना। वो काम गोल्गी बॉडी का होता है। वो काम किसका होता है? गोल्गी बॉडी। तो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर मौजूद गोल्गी बॉडी क्या करती है? प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन करती है और मॉडिफिकेशंस के बाद क्या करती है? वो इन प्रोटीन्स को एक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट कर देती है। एक बात आप ध्यान रखिए, जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बिल्कुल नए नए बनते हैं ना, वो प्रोटीन स्ट्रक्चर में बिल्कुल लीनियर होते हैं। क्या बताया मैंने आपको? जब कोई प्रोटीन सेल के अंदर बिल्कुल नया नया बनता है तो वो प्रोटीन स्ट्रक्चर में कैसा होता है? बिल्कुल लीनियर होता है। और जब किसी प्रोटीन की चेन बिल्कुल लीनियर होती है तो वो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। जब कोई प्रोटीन कैसा होता है? जब कोई प्रोटीन बिल्कुल लीनियर होता है तो लीनियर शेप्ड प्रोटीन को क्या बोलते हैं? हम बोल देंगे कि ये प्रोटीन सेल के अंदर नया नया बना है
और जब कोई प्रोटीन सेल के अंदर नया नया बनता है तो वो कैसा होता है, बिल्कुल लीनियर होता है। और एक लीनियर शेप्ड प्रोटीन को क्या बोलते हैं, जब कोई प्रोटीन बिल्कुल लीनियर होता है तब वो उस प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। बाद में क्या होता है, याद रखो, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर नेचर में फंक्शनल नहीं होता। वो नेचर में कैसा होता है, इट इज ए नॉन फंक्शनल, मतलब कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर एंजाइम की तरह काम नहीं कर सकता। इसलिए एक सेल इस प्रोटीन को बनने के बाद सेल इस प्रोटीन को इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्या करती है, पहले इसको इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करती है। मतलब कि प्रोटीन की इस लीनियर चेन के अंदर जब ट्विस्टिंग होती है ना, जैसे कि हमारे पास कोई तार था, आयरन का, लोहे का तार था हमारे पास कोई, और उस तार को हमने क्या कर दिया, उस वायर को हमने कोयल कर दिया और उसको एक स्प्रिंग के अंदर बदल दिया। तो जब वो वायर बिल्कुल लीनियर था, तो लीनियर वायर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, और जब उस लीनियर वायर को हमने एक स्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया कोयल करके, तो वो बन गया उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हम क्या कर दें, हमने लीनियर वायर को किसमें कन्वर्ट किया, कोयल करके, स्प्रिंग में, और हम क्या कर दें, स्प्रिंग को और ज्यादा क्या कर दें, स्प्रिंग को भी हम बेंड कर दें ऐसे। हमने क्या कर दिया, स्प्रिंग को भी क्या कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया। तो ये है जब प्रोटीन चेन बिल्कुल लीनियर है तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, और जब कोयल कर दिया तो क्या बन गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस स्प्रिंग को भी क्या कर दिया और बेंड कर दिया, ये क्या बन गया हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर। और जब टर्सरी स्ट्रक्चर वाली बहुत सारी प्रोटीन चेन, जैसे कि टर्सरी स्ट्रक्चर वाली एक प्रोटीन चेन ये है, टर्सरी स्ट्रक्चर वाली एक प्रोटीन चेन ये है, और टर्सरी स्ट्रक्चर वाली एक प्रोटीन चेन ये है, जब दो या दो से ज्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन चेन एक जगह पे इकट्ठा हो जाए और आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बना ले, तब ये बन जाता है प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इसमें याद रखिए आप, मेरे कहने का साफ साफ मीनिंग ये है कि जब कोई प्रोटीन सेल के अंदर बिल्कुल नया नया बनता है तो वो प्रोटीन बनता है बिल्कुल लीनियर फॉर्म का। लेकिन प्रोटीन की लीनियर चेन फॉर्म नेचर में कैसी होती है, इनएक्टिव होती है, नॉन फंक्शनल होती है। तो ठीक है ना, क्योंकि मतलब कि प्रोटीन का लीनियर स्ट्रक्चर एंजाइम के रूप में काम नहीं आ सकता। इसलिए जब कोई प्रोटीन सेल के अंदर बिल्कुल नया नया बनता है, लीनियर फॉर्म में बनता है, सेल को उस प्रोटीन की फोल्डिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, सेल को उस प्रोटीन की फोल्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, सेल ने प्रोटीन के इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को किसने बदला, सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी को किसने बदला, टर्सरी में, टर्सरी को किसने बदला, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर। इसको ही बोलते हैं प्रोटीन फोल्डिंग होना, कि लीनियर से क्या कर दिया, पहले कोयल कर दिया, कोयल को क्या कर दिया और बेंड कर दिया, और जब इस तरह के टर्सरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन चेन एक, दो या दो से ज्यादा एक जगह पे क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए और आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्डिंग बना ले, तब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये है, दिस इज द प्रोटीन फोल्डिंग। तो यहां पे एक बात क्या आ गई कि किसी भी प्रोटीन को एक्टिव एंजाइम में बदलने के लिए उस प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग होना क्या होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मान लिया अगर किसी प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होगी ना, तो प्रॉपर फोल्डिंग के बगैर प्रोटीन एक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। अब बात आती है कि व्हाई सम प्रोटीन्स आर डोमिनेंट एंड सम आर रिसेसिव। अब आप समझ जाओगे कि कुछ प्रोटीन नेचर में डोमिनेंट होते हैं और कुछ प्रोटीन नेचर में कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं। तो क्यों होते हैं, याद रखो इसमें आप, जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं ना, डोमिनेंट जीन्स सेल के अंदर कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं, और एक तरफ
एक तरफ जो रिसेसिव जीन होते हैं वो सेल के अंदर ब्रोकन प्रोटीन बनाते हैं। क्या बताया मैंने आपको? सेल के अंदर जो मतलब कि जो जीन नेचर में कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट जीन हमेशा कैसा प्रोटीन बनाते हैं? कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन से हमारा मतलब है कि इन डोमिनेंट जीन के द्वारा बनाए गए प्रोटीन्स के अंदर कहीं पे भी इनके स्ट्रक्चर के अंदर कोई कमी नहीं है, और डोमिनेंट जीन के द्वारा बनाए गए कंप्लीट प्रोटीन की, इनके द्वारा बनाए गए प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग कैन टेक्स प्लेस। प्रॉपर फोल्डिंग कैन टेक्स प्लेस मतलब कि डोमिनेंट जीन क्या बनाते हैं? कंप्लीट प्रोटीन्स। और डोमिनेंट जीन के द्वारा बनाए गए कंप्लीट प्रोटीन्स की सेल के अंदर हो सकती है क्या? प्रॉपर फोल्डिंग हो सकती है। और आपको मैंने बताया था कि जिन प्रोटीन्स की प्रॉपर फोल्डिंग होती है वही प्रोटीन किसमें बदल पाएंगे? एक्टिव एंजाइम के अंदर, ठीक है ना। और जबकि एक तरफ जो रिसेसिव जीन है, रिसेसिव जीन बनाते हैं क्या? ब्रोकन प्रोटीन। मतलब कि ब्रोकन प्रोटीन से हमारा मतलब है रिसेसिव जीन के द्वारा बनाए गए ब्रोकन प्रोटीन जो होते हैं, इन प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ स्ट्रक्चरली डिफेक्ट होते हैं, और स्ट्रक्चरली डिफेक्ट होने के कारण सेल के अंदर इन ब्रोकन प्रोटीन्स की प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो सकती। इन ब्रोकन प्रोटीन्स की सेल के अंदर प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो सकती। और हमने पढ़ा था कि जिन प्रोटीन्स की प्रॉपर फोल्डिंग होगी नहीं, वो प्रोटीन एंजाइम के अंदर भी नहीं बदलेंगे, और एंजाइम के अंदर नहीं बदलेंगे इसका मीनिंग क्या है? तो वो सेल के अंदर किसी न किसी तरह का कोई भी बायोकेमिकल चेंज इंड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको मैंने क्या बताया कि डोमिनेंट जीन डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि वो सेल में क्या बना रहे हैं? कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब है जिसकी प्रॉपर फोल्डिंग हो सके, और जिस प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग हो सकती है वो प्रोटीन किसमें बदल सकते हैं? एंजाइम में। और जो प्रोटीन एंजाइम के अंदर बदल सकते हैं, एंजाइम के अंदर बदलने के बाद वो प्रोटीन एंजाइम के रूप में आने के बाद सेल के अंदर कोई ना कोई बायोकेमिकल चेंज वो इंड्यूस कर सकते हैं। और बायोकेमिकल चेंज का इंड्यूस होना मतलब जीन का एक्सप्रेशन से होना। और जबकि रिसेसिव जीन क्या बनाते हैं? ब्रोकन प्रोटीन। और रिसेसिव जीन के द्वारा बनाए गए ब्रोकन प्रोटीन स्ट्रक्चरली डिफेक्टेड होते हैं, और मतलब कि साफ साफ कहने का मीनिंग है ब्रोकन प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग सेल के अंदर नहीं हो सकती, और प्रॉपर फोल्डिंग के बगैर प्रोटीन एंजाइम के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। और इसलिए एंजाइम, जब वो एंजाइम के अंदर ही नहीं बदलेंगे तो वो सेल के अंदर कोई बायोकेमिकल चेंज भी इंड्यूस नहीं कर पाएंगे, और मतलब कि उनका एक्सप्रेशन भी शो नहीं होगा। तो यहां पे आपको मैंने क्या बताया कि जब एक तरफ था कैपिटल टी और एक तरफ क्या था? स्मॉल टी। तो जब उस प्लांट के अंदर, जब किसी प्लांट के अंदर टी जीन की दोनों फॉर्म प्रेजेंट है, डोमिनेंट फॉर्म भी है, रिसेसिव फॉर्म भी है, तो डोमिनेंट जीन का एक्सप्रेशन ही क्यों हुआ? क्योंकि डोमिनेंट जीन ने सेल को क्या बना के दिया? कंप्लीट प्रोटीन, जिसकी प्रॉपर फोल्डिंग की गई, और प्रॉपर फोल्डिंग होने के बाद इस कैपिटल टी के द्वारा बनाए गए प्रोटीन को किसमें बदला गया? एंजाइम में। और इसके द्वारा बनाए गए एंजाइम ने सेल के अंदर अपना बायोकेमिकल चेंज सेल को इंड्यूस करके दिखाया, और इसलिए इसका एक्सप्रेशन से हुआ। और जबकि एक तरफ जो रिसेसिव जीन था, रिसेसिव जीन ने क्या बना के दिया सेल को? ब्रोकन प्रोटीन। और ब्रोकन प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो सकती, और प्रॉपर फोल्डिंग के बगैर इस रिसेसिव जीन के द्वारा बनाया गया जो प्रोटीन था वो एंजाइम के अंदर भी कन्वर्ट नहीं हुआ, और एंजाइम के अंदर कन्वर्ट नहीं होने की बजाय ये इस तो रिसेसिव जीन के द्वारा बनाया गया प्रोटीन सेल के अंदर कोई बायोकेमिकल चेंज भी इंड्यूस नहीं कर पाया। इसलिए जिन पी प्लांट के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है, उनके अंदर कैपिटल टी का एक्सप्रेशन ही क्यों आया, यह आपको मैंने बता दिया कि यहां पे टी ही क्यों डोमिनेंट है, और यहां पे कैपिटल टी डोमिनेंट क्यों है, और यहां पे स्मॉल टी रिसेसिव क्यों है, ठीक है ना। तो हालांकि देखिए 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको मैंने एक रीजन दिया कि व्हाई सम जीन्स आर डोमिनेंट एंड सम जीन्स आर रिसेसिव, लेकिन
हर बार ऐसा भी नहीं होता कि हर बार जीन के डोमिनेंट और रिसेसिव होने के लिए ये रीजन काम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जेनेटिक्स के अंदर कुछ और रीजन भी ऐसे होते हैं, तो इस बात का कोई एक आंसर नहीं है।